विजुअल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी में 2021 से 2030 तक की जनसंख्या नीति लागू की। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति 2000 में आई, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। योगी सरकार भी चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसांख्यिक संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाए। जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएं। प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक यूपी की जन्म दर अभी 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.2% से अधिक है। इसे 2030 तक 1.9 तक लाने की लक्ष्य है। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने पर जोर रहेगा। माना जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। इससे नियोजन को बढ़ावा मिल सकेगा। खास बात यह है कि नई नीति में किशोरों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अभी तक एनीमिया और कुपोषण अभियानों में किशोरी स्वास्थ्य पर ही अधिक ध्यान रहता था। इसके अलावा बुजुर्गों के देखभाल और बेहतर सुविधाओं पर भी जोर रहेगा। इस नीति को लेकर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने बीजेपी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। इन सवालों पर और क्या कुछ इस नीति का एजेंडा रहेगा, किस तरह का इसका लक्ष्य लेकर चला जा रहा है, इसी पर करेंगे जनसंख्या नीति और राजनीति पर बात। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने के एक दिन बाद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, प्रदेश सरकार जो नई जनसंख्या नीति लेकर आई है, उससे समाज के हर वर्ग और तबके को जुड़ना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जनसंख्या नीति सरकार लेकर आई है, उससे समाज में खुशहाली आएगी। एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। ड्राफ्ट की बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकते। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवकों और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया है। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। अगर किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है।
बीजेपी जहां इसे सामाजिक हित में बता रही है तो कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। हर चीज की एक सीमा है, चाहे हम जमीन की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, और उसके लिए जरूरी है कि उसका दोहन करने वाले, उसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी नियंत्रित रहे। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण में जरूर अपना योगदान देंगे। तो ये झूठे लोग हैं, मुखौटों की राजनीति करते हैं, रोज एक नया मुखौटा लगा के अखबारों में फोटो छपवाते हैं। इनका जो है गरीबों से, इनका जो है जनसंख्या से, इनका जो है देश के विषयों से क्या सरोकार है। 15 साल से ये 2005 में इन्होंने क्रैश किया इस कानून। हमारी सरकार ने तो बनाया था, हमने 4 साल लागू किया, हमने लोगों को कॉल बैक किया। हमारी सरकार ने लोगों के जो है निर्वाचित चुनाव रद्द किए इस आधार पर, और ये फिर वही जलेबियाँ सीरा पीने लगी। जनसंख्या दिवस पर एक और जहां पूरी दुनिया जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में इस तरह का ड्राफ्ट तैयार करना और नीति लाना विरोधियों के गले नहीं उतर रहा है। हालांकि कांग्रेस पहले ही जनसंख्या नियंत्रण की पैरवी कर चुकी है। कई राज्यों में इस तरह के कानून बनाने पर भी विचार होता रहा है। अब ऐसे में इस मुद्दे को चुनावी रंग देना कितना सही है, और सवाल ये भी है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में इस ड्राफ्ट को तैयार करना क्या वाकई में चुनावी मुद्दा ही है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। और राजनीति। नई जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाई गई है उसमें कई बिंदुओं का समावेश किया गया है। आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारण है। कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है, और इस मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें, सामुदायिक केंद्रित जागरूकता के प्रयास की ज़रूरत है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। जनसंख्या नीति में समाज के हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध सिर्फ जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता रहेंगी राजू मालवीय, आपका स्वागत है। साथ में रहेंगे डॉक्टर संदीप सपलोक, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे चैतन्य भट्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत डॉक्टर संदीप सपलोक आपसे ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर जिस तरह से अब चर्चाएं जोरों पर हो गई हैं, योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। कई बिंदुओं का समावेश इसमें देखने को मिल रहा है। समाज और समुदाय की खुशहाली की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। किस तरह देख रहे हैं सब लोग जी इसको आप? देखिए कमर भाई, चुनाव का समय है। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है जी। और मुझे लगता है कि योगी सरकार जिस तरह से अपना जनाधार वहां पर खो चुकी है, और ये सिर्फ एक्टिंग बाजी है, लोगों को अलग अलग तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का ये ड्राफ्ट लाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हमारे भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा के लोग एक नंबर के नकलचोर लोग हैं। अगर हमने 1975 में जब जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात की थी, नसबंदी का अभियान शुरू किया था, तब इन्हीं की विचारधारा के लोग जो परिवार की संस्थाओं से, परिवार की संस्कृति से बहुत दूर हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी का और जनसंख्या नियंत्रण की नीति का किया था। इसके बाद मैं आपको आपने मध्य प्रदेश लेके आता हूँ, 2001 की बात करता हूँ। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया था। इस कानून के चलते बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आए थे नगर पालिकाओं में, नगर निगम में और पंचायतों में, उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था और नए चुनाव हुए थे। हमने नौकरियों में भी इसी तरह की व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार, जो शिवराज सिंह की सरकार जब सत्ता में आई तो 2005 में इस नियम को खत्म कर दिया गया। मेरा कहने का बड़ा स्पष्ट आशय है कि ये केवल नौटंकीबाजी करने वाले लोग हैं और नकल चोरी करने में महारत हासिल करते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही इन नीतियों को, इन कार्यक्रमों को संचालित करती आई है जिससे देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन
जब 1975 में हमारी कांग्रेस की केंद्र सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में इस बात को लाया गया था, तो इन्हीं लोगों ने देशद्रोही कहा था, अधर्मी कहा था। आज ये उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए धर्म की बात हो गई है, राष्ट्र धर्म की बात हो गई और राष्ट्रवाद की बात हो गई है। चलिए बिल्कुल, मैं फिर जी बिल्कुल सब लोग मैं फिर रुक करूंगा। राजू मालवीय हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी नेत्री, बीजेपी प्रवक्ता। राजू जी, कांग्रेस की बात आपने सुनी, एक्टिंग बाजी करार यहाँ पर देती नजर आ रही है कांग्रेस बीजेपी की सरकार की इस जनसंख्या नीति को लेकर। 1975 का हवाला यहाँ पर कांग्रेस देती नजर आ रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये पार्टी नकलची पार्टी है। क्या कहेंगे राजू जी इसे लेकर? संदीप जी को 1975 याद तो आया कम से कम जी, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, 1975 में किस तरह की नसबंदी हुई थी। आपने अविवाहित लोगों को, कुंवारों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करा दी थी जी। ऐसी जनसंख्या स्थिरीकरण करेंगे जी, यानी पूरे देश में त्राही त्राही मच गई थी। अनेक ऐसे युवा थे बेचारे जिनकी शादी नहीं हुई और आपने उनको पकड़ के नसबंदी करा दी थी जी। तो इस तरह का भी दृश्य देखने में आया था। आदरणीय जो समीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस बात की चर्चा आपके सामने करेंगे जी। रही बात 2001 की, तो आपने लागू किया था, ठीक है, मान लीजिए उस समय हम उसको नहीं कर पाए या उसकी जो खामियां थी उनको देखकर ही हमने उसका विरोध किया था जी। लेकिन आज अगर आप खुद आप महसूस करते हैं कि विश्व का जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, तो फिर आपको सहयोग करने में क्या दिक्कत है? तो चुनावी मुद्दा कहाँ से आ गया? 2020 जी चुनाव के समय तो कर सकते थे ना, तो आप भी उसको सहयोग कर दीजिए, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप भी तो उसके समर्थन में ही आ जाएंगे ना। आप हमारी चलिए राजू जी, सब लोग जी, राजू जी सब लोग जी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपनी बात कहती की दिखाई दे रही है, बीजेपी इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की बात कह रही है। दोनों से चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन अभी रुक करेंगे चैतन्य भट्ट जी का। चैतन्य साहब, जिस तरह से बात की जाए जनसंख्या नीति को लेकर, अब सियासी तकरार शुरू हो गई है, चुनावी मुद्दा कहा जा रहा है, नौटंकी कहा जा रहा है और कई और बातें इसको लेकर निकलकर सामने आ रही। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया बीजेपी को लेकर और योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर। किस तरह देख रहे हैं आप इस आगामी जनसंख्या नीति को लेकर? चैतन्य जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एजेंडे होते हैं जी, और निश्चित तौर पर अगर कोई सत्ता में है और अगर कोई विधेयक या मसौदा तैयार किया जाता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, बड़ा स्वाभाविक सा फंडा है। मैं इसके सामाजिक पक्ष पे जानना चाहता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, नसबंदी हुई, क्या हुआ, ये अलग बात है। ये बात जरूर है कि जनसंख्या का जिस तरह से विस्तार हो रहा है भारत जैसे देश में, जो गरीब देश माना जाता है, जो अभी विकसित नहीं हुआ है, पूरे विकासशील देश, ऐसी स्थिति में उसके पास जो संसाधन हैं उसको किस तरह से इस आबादी के बीच में बांटा जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संकट आया उसमें पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े सरकार को, उसके बावजूद अभी 24 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया। अगर यही आबादी जैसे अमेरिका की है 25-26 करोड़ के आसपास, अगर भारत में होती तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत को वैक्सीनेट किया जा सकता है। आप किसी परिवार के हिसाब से भी देखें, अगर जहाँ 2 बच्चे होते हैं तो उनका अच्छी तरह से लालन पोषण हो सकता है, उनको अच्छी पढ़ाई मिल सकती है, उनको अच्छी सेवाओं में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन जिस घर में 8 से 10 बच्चे होते हैं तो उनके पालकों को उनको पालने में किस तरह की परेशानी होती है और वो किस तरह से आवारागर्दी में और दूसरे धंधों में लग जाते हैं, ये सबने देखा है। ये बात जरूर है कि हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ी मान्यता है कि बेटा ही वंश को बढ़ाता है और बेटा नहीं होगा तो हमको अर्थी में कंधा कौन देगा। लेकिन अब ये सब मान्यताएं पुरानी हो गई। हमें देश के समग्र रूप में देखना होगा कि अगर हम अपनी जनसंख्या को सीमित कर लेते हैं तो हमारे जो संसाधन हैं, जो हमारी जो योजनाएं हैं, वो उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिसके वो वही सही हकदार हैं। नीचे आ गए तो उनका योजनाएं हैं और उनका मदद पहुंचाने की जो बात है, अगर वही हम 40 करोड़ लोगों को पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे उस पर डबल फायदा होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण है, बहुत से प्रदेशों में अभी लागू भी है, लेकिन उनका कुछ जो आता है वो सीमित है। बिल्कुल, और भारत को लेकर बात की जाए संदीप जी, तो दुनिया का दूसरा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है भारत राष्ट्र। क्या कहेंगे
संदीप जी, जिस तरह से राजू मालवीय जी 1975 की बात कहती है नजर आ रही है, उन्होंने कहा कि उन लोगों की भी नस्बंदी करा दी गई थी परिवार नियोजन के नाम पर, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी। और हालांकि जो त्रुटियां रही उनके सुधार की बात भी यहाँ पर कहती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे संदीप जी से लेकर? जी संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, अब आ रही है आपकी आवाज, अभी नहीं आ रही। जी संदीप जी, क्या कहेंगे राजू मालवीय की बातों को लेकर? 1975 में उन लोगों की नसबंदी कर दी जिनकी शादियां नहीं हुई थी, उसके बाद जब आप कानून लाने की बात कह रहे थे तो उसमें त्रुटियां होने की बात यहाँ पर कहती नजर आ रही है बीजेपी। क्या कहेंगे इसे लेकर? हेलो जी राजू जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है, पहले अभी संदीप जी की आवाज नहीं आ रही। जी चैतन्य जी, माफ कीजिएगा, संदीप जी बात जारी रखिएगा। जी जी, जिस तरह से भी महाकौशल के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत ही विचारोत्तेजक बात की है। आज अगर बात करेंगे तो हम राष्ट्र की करेंगे, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट से हमारे संसाधनों का दोहन हुआ है और 135 करोड़ से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और प्रकृति ने अपना जो समय समय पर हमें चेताने का काम किया वो भी हमारे सामने है। हम इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में ही लेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल अभी 2 बार हमारे सामने आया और हजारों लाखों लोगों को साथ में लील के ले गया, तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक असंतुलन का परिणाम भी हो सकता है। इस बात को हम पहले से ही जानते थे और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही दूरदृष्टि लेके चलती आई है, और इसी दूरदृष्टि का ये परिणाम था कि हमने जनसंख्या नीति को 1975 से ही लागू करने का प्रयास किया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात का विरोध किया था। लेकिन 80 में जब हम वापस आए थे तो इन्हीं बातों का समर्थन लेके आए थे। तो राजू मालवीय जी की इस बात का बहुत विरोध हुआ और गलत तरीके से जनसंख्या नीति को नियंत्रित किया गया। तो ये बात बेमानी साबित होती है कि 1980 में दुगनी ताकत के साथ इंदिरा जी सत्ता में लौटी थी, इसी नारे के साथ जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए और गरीबी हटाने के नारे के साथ आई थी। बात करते हैं हम आज की कि जिस तरह से 2005 में शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस कानून को रद्द किया और इस कानून के लागू रहने पर कम से कम 50 लाख की आबादी हमारे मध्य प्रदेश में कम हो सकती थी। ये अपराध, ये पाप तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के साथ ही कर ही दिया है, और यदि इस पाप का पश्चाताप करना चाहते हैं और इस पाप के पश्चाताप में मध्य प्रदेश में नई जनसंख्या नीति जो कांग्रेस ने 2001 में लागू की थी उसमें आवश्यक संशोधन करके, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों को लेकर बात की जाए, सब लोग जी, नहीं लगता कि आज देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? कहीं ना कहीं इसकी जरूरत महसूस की जा रही है संसाधनों के हिसाब से, विकास के हिसाब से और अन्य बातों को लेकर देखा जाए तो? कमर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बात को लेकर 1975 से 45 साल पहले से कांग्रेस पार्टी चिंतित है। वह जानती थी कि हमारे पास साधन कम है, हमारे पास ना प्राकृतिक संसाधन उतने हैं ना दूसरे संसाधन उतने हैं कि आने वाले समय में जो जनसंख्या विस्फोट का हमें सामना करना पड़ेगा उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी 45 साल पहले से चिंतित थी और आज भी चिंतित है। यदि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस मामले में कोई पहल करती है, इस मुद्दे को लेकर चिंतित है तो समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा आपकी तरफ से? जी, समर्थन करेंगे आप इस बात को लेकर जिस तरह से नई जनसंख्या नीति लाई गई है, क्योंकि आप बता रहे हैं 45 साल से कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जनसंख्या नीति बड़ी स्पष्ट रही है। 2001 में जो हम कानून लाए थे उस पर हमने स्पष्ट प्रावधान किए थे कि 2 बच्चों से ज्यादा जिनके भी होंगे वो चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, वो नौकरियों का लाभ नहीं ले पाएंगे, सरकारी नौकरियों का, वो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, चूंकि उनके पास लंबी लाइन लगी थी, मुझे लगता है उनके लोग प्रभावित हो रहे थे, तो उन्होंने वो कानून को वापस कर दिया। चलिए जी, राजू जी क्या कहेंगे? 45 साल से कांग्रेस इसको लेकर काम करती दिखाई दे रही है, कांग्रेस इसको लेकर गंभीरता से कदम उठाने की बात कहती रही है, लेकिन बीजेपी ने नीतियां बदली हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि जो कांग्रेस नीति लाने की बात कर रही थी उसमें कई सारी त्रुटियां थी, अब जो नीति लाने की बात हो रही है उन त्रुटियों को दूर करके लाया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने भी सब लोग जी मेरे राजू जी से मेरा सवाल है, राजू जी, जिस तरह से सब लोग जी 1975 में के आपातकाल से पूरी दुनिया परिचित है जी, कैसे आपातकाल लगाया था, कैसे मुद्दा अभी आपातकाल नहीं है राजू जी, मुद्दा अभी आपातकाल नहीं है। अभी जो मुद्दा है जनसंख्या दिवस है, जनसंख्या नियंत्रण जी, हम जनसंख्या के मुद्दे पे बात करें। बिल्कुल, हम मुद्दा हमारा जनसंख्या जी राजू जी, और सभी नेता क्षमा मांगते हैं, सब लोग जी राजू जी की बात पूरी होने दीजिएगा, सब लोग जी राजू जी बात जारी रखिएगा। देखिए संदीप जी, मैंने आपको सुना, आप अपने टाइम में जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप नहीं रोक सकते।
1975 का आपातकाल के काले कानून के रूप में नसबंदी लाई गई थी, जिसमें धर्म विशेष के लोगों को छोड़ा गया था और बाकी हिंदू भाई बहनों को बिना शादी हुए भी उनकी नसबंदी कर दी गई थी। लोग भागते थे, लोग डरते थे, लोग घरों में छुप जाते थे। तो भ्रम है, किसी भी अस्पताल के कर्मचारी को लोग देखते थे तो छुप जाते थे। इस तरह का काला कानून 1975 में लेकर के कांग्रेस की सरकार आई थी। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के हजारों लोग उठा लिए गए थे। कौन भूल सकता है 1975 को। और 2000 में भी एक में भी जो ये नीति लेके आए थे, उस नीति में भी जब आप किसी धर्म विशेष के आधार पर कोई नीति चलाएंगे तो वो नीति स्वीकार नहीं होगी। ये देश समान नागरिक संहिता लागू होने वाला। चैतन्य जी, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट संदीप जी क्या कहेंगे? त्रुटियां सुधारने की बात हो रही है, यहाँ पर भी धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है इस नीति को, क्या कहेंगे? तो वो कानून स्वीकार नहीं होता। और 20 साल पहले जो आप नीति लेके आए थे उसमें आप सुधार के भी 18 महीने की सरकार में ला सकते थे, लेकिन आप नहीं लाए क्योंकि आप लाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब देश की आवश्यकता और देश की आवश्यकता के साथ साथ उसमें समुचित वो व्यवस्था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लेकर के आया जाएगा, जनसंख्या नीति के सभी प्रमुख प्रावधानों को वो किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं वो सभी देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। और जनसंख्या दिवस चलिए बिल्कुल राजू जी, वक्त कम है। अंतिम और छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चैतन्य भट्ट जी से लेना चाहूंगा। चैतन्य जी, जिस तरह से बात शुरुआत में भी आपने कही थी कि कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है अब देश में इस तरह की नीति लाने को लेकर, राजनीति से हटकर इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और उचित कदम यहाँ पर उठते दिखाई देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये बात भी पूरी दुनिया से छुपी नहीं है कि दूसरा राष्ट्र। चैतन्य जी मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि कुंवारों की नसबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? चैतन्य जी बताइए 1975 में। चलिए चैतन्य जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, चर्चा बहुत आगे बढ़ाता हूं मैं, मुद्दा ऐसा है इसको, लेकिन वक्त कम है। चैतन्य जी, नहीं लगता कि जो संसाधन हमारे देश में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें काफी सुधार की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार महसूस किए जाने की बात सामने आती है, नहीं लगता इन चीजों में सुधार हो? इसके लिए जागरूक और मानसिकता को बदलना होगा, जागरूकता को बढ़ावा देना होगा, न कि राजनीति के चश्मे से इन तमाम बातों को देखना होगा। क्या कहेंगे चैतन्य जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिक्कत क्या होती है असल में कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाती है, लेकिन विपक्ष उसका विरोध करता है। लेकिन जब वो फिर खुद सत्ता में आता है तब उसको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। अगर 2001 में कांग्रेस इस तरह का कोई मसौदा लाई थी और उसमें बहुत से लोगों को पद भी छोड़ना पड़ा था, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन बीजेपी ने विरोध किया। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तब उसको समझ में आया कि हमारे पास जो एक सीमित संसाधन है उसमें अब अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे हम लाभ दे सकते हैं। तब फिर होता है कि तब जब सत्ता में, जैसे आप देखिए मनरेगा का विरोध हुआ था, लेकिन जब सत्ता में आई बीजेपी तो मनरेगा का उन्होंने शुरू किया, जीएसटी का विरोध हुआ था, जब सत्ता में आई तो जीएसटी। तो जब सत्ता में आते तब उनको वास्तविकता का ज्ञान होता है। और मुझे लगता है कि मैं ये बताना जी राजू जी, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी विरोध करती रही है, कांग्रेस लाने की बात करती रही, और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस विरोध करती रही, बीजेपी लाने की बात कर रही है। मैं मानता हूं कि संजय गांधी की नसबंदी जो योजना थी उसमें निश्चित तौर पे बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। चलिए बिल्कुल वक्त कम है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, इस नीति को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है और नई जनसंख्या नीति पर समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर बात करें, शफीकुर रहमान को, तो उन्होंने विवादित बयान दिया। सपा सांसद का कहना है कि इस कानून से कोई लाभ नहीं है, ये कानून कुदरत के टकराने वाला कानून है। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर बात की जाए तो उन्होंने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण देश और वक्त की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। और लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो यहाँ मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। देश की राजनीति में ये एक बड़ी विडंबना रही है। मैं तीनों ही मेहमानों को कहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस अगर कोई चीज़ लाना चाहती है तो बीजेपी विरोध करती है, बीजेपी की सरकार हो और वो कुछ लाना चाहे तो कांग्रेस विरोध करती है। कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनाने की जद्दोजहद यहाँ पर लगातार होती दिखाई देती है। फिलहाल तीनों ही मेहमान, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोग जी, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। राजू मालवीय जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई जनसंख्या नीति लाने की बात उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। अब जिस तरह से कहीं ना कहीं इस बात को, इस नीति को आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस नीति के बीच जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है, 1975 का हवाला जब कांग्रेस देती नजर आ रही है तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं
धर्म से जोड़कर भी इस नीति को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन त्रुटियों की बात जब कांग्रेस की इस नीति को लेकर बीजेपी करती दिखाई देती है, अब सुधार करने की बात यहां पर जो बीजेपी सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से अन्य दलों की पार्टियों के नेताओं को लेकर बात की जाए तो इस नीति को चुनाव से जोड़कर तो कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं विवादित बयानों का जो दौर है वो भी शुरू होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस नीति को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनती है और किस तरह सियासी रंग इस पर और ज्यादा चढ़ता दिखाई देता है। फिलहाल बात मुद्दे की में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।